वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ आऊँ। नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ बातों पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो है आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हमारी कौमी हॉकी टीम को पेनल्टी शूट आउट पे शिकस्त का सामना हुआ, बट उन्होंने जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे, ज़राए थे, वसाइल थे, उसके लिहाज से बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हॉकी आगे भी ऐसे ही हमारी कौमी टीम जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करे। तो विशिंग देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। आइए चले फिर सबसे पहले उसके बाद हम जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो एक शर्मनाक शिकस्त हुई है कल आयरलैंड के हाथों T20 इंटरनेशनल में। दोनों टीमों के माबैन ये दूसरा ही T20 इंटरनेशनल था पिछले 15 सालों में और पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूहात पे हम बात करते हुए आ ही रहे हैं इतने अरसे से। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की बैटिंग आई और 182 रन का पाकिस्तान ने स्कोर किया, उनको 183 रन का हदफ दिया, जो कि मेरे लिहाज से एक पार स्कोर था। कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 200 रन हो सकते थे, लेकिन खैर चलें। 182 रन भी अगर आपने बनाए थे तो जिस किस्म का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास था, मेरे ख्याल से उस बॉलिंग अटैक को ये टोटल बहुत इजीली डिफेंड कर लेना चाहिए था। लेकिन हम देखते हुए आ रहे हैं गुज़िश्ता बरस से कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें कहीं भी अच्छी कारकर्दगी करती हुई नजर नहीं आ रही है और मुसलसल हम बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग कराते आ रहे हैं। और अगर आप फील्डिंग का भी जिक्र करें इसके साथ साथ, तो फील्डिंग हमने कल बहुत ही नाकिस किस्म की फील्डिंग की थी। हमने कैचेस छोड़े, हमने 54 मीटर की बाउंड्री पे डबल तक करवाए। तो ये चीज जाहिर हो रही है कि हमने ओवरऑल बहुत ही बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जैसे कि मैंने आप सबसे जिक्र किया कि हम बहुत सारी वजूहात मुसलसल जिनके मुतालिक बात करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक तरफ जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने अपना एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन, और एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन से मुराद मेरा बेसिकली प्लेइंग 11 नहीं है, प्लेइंग खेलने का तरीकेकार था। राशिद लतीफ भी अभी इस बारे में बात कर रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था कि उन्होंने भी यही बात कही कि अगर आप T20 के मुतालिक देखें तो पाकिस्तान T20 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा था, हमने बुरा नहीं खेला था। ओवरऑल मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम एक अच्छा खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ एक स्ट्राइक रेट डिबेट जो कि एक बिला फजूल की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हमने जो एक हमारी सक्सेसफुल जोड़ी थी, जो सबसे सेटल्ड चीज थी हमारी T20 टीम की, हमने वो खराब कर दी। हमने साइम अय्यूब को उसमें इंक्लूड कर दिया और उनसे ओपन करवाना शुरू कर दिया। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी तक वो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो प्रूव नहीं कर पाए हैं इंटरनेशनल अरीना में जिस किस्म की उनसे तवक्कुआत हैं। वो भी उससे ही बदतर या उस लेवल का ही, अगर आप बाबर रिजवान के स्ट्राइक रेट को बदतर कहते हैं तो वो भी उसी स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। पिछले अपने 15-16 उन्होंने जो मैचेस खेले, सिवाय एक न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड में वैसे ही एक छोटी बाउंड्री थी, उसके अलावा उन्होंने अभी तक पावर प्ले को किसी भी मैच में यूटिलाइज नहीं किया है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अपनी एक सेटल्ड चीज को खराब किया। जो एक ओपनिंग जोड़ी हमारी सेटल थी, जो कि एक हमारी बुनियाद रखती थी एक मैच में, एक सीरीज में, उसको हमने खराब कर दिया सिर्फ इस वजह से कि हमारे ऊपर हमारे एक्स क्रिकेटर्स का एक प्रेशर, जो कि तमाम लोग किसी न किसी एजेंडा को लेके चल रहे हैं। कोई किसी लॉबी के लिए काम कर रहा है, जो कि नजर आ रहा है कि हमने एक सेटल्ड टीम को खराब किया। सबसे पहले हमने अपनी ओपनिंग जोड़ी खराब की, जो कि मुतवातिर कामयाबियां पाकिस्तान को दिला रही थी। इसके बाद ये जो मुसलसल मैं एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि हम रेपुटेशन पे खिलाड़ियों को खिलाए जा रहे हैं। आजम खान को हम 10 मैचेस खिला चुके हैं और वो ये कहते हैं कि उनको लीग्स में मुसलसल मौके दिए जाते हैं। इंटरनेशनल में आपको 3 से 4 मैचेस लगातार देना है, हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अगर फवाद आलम जैसे खिलाड़ी, जो कि एक बहुत आला दर्जे के खिलाड़ी थे, उनको 2 से 3 फेलियर पे आप हमेशा के लिए भूल सकते हैं, जिसको हम 10 साल नहीं खिलाते, तो आजम खान के साथ इतनी ज्यादा उनको फेवर क्यों दिया जा रहा है? सबको पता है इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि उनको क्यों इतनी फेवर दी जा रही है, और वो डिलीवर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। वही बात जो अजहर महमूद ने फिटनेस, कैचिंग और उसके मुतालिक करते हुए आ रहे थे, आजम खान क्या डबल कर सकते हैं? सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो अपनी रेपुटेशन में है टीम में कि वो कोई बहुत हार्ड हिटर है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। बॉलिंग पे जैसे हमने पहले शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हमारी बॉलिंग बहुत पैथेटिक नजर आई पिछली सीरीज में भी और इस एक गुज़िश्ता T20 में भी।
नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी ने फिर भी बेहतर बॉलिंग किया। बास अफरीदी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों बैक ऑफ द हैंड बॉल कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक दफा एग्जीक्यूट हो सकती है, सही है, लेकिन आप बार बार अगर जो है बैक ऑफ द हैंड लेग कटर कट नहीं करेंगे तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, और वही चीज उन्होंने बार बार की, जिसपे उन्होंने एक छक्का भी खाया था। शादाब खान की बात करें तो शादाब खान मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो पता नहीं क्यों अपने आप को एक बैट्समैन साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ताकि किसी तरीके से उनकी कॉमेटी में जगह बनी रहे, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल भी एक सही नहीं है। उससे टीम का मुसलसल नुकसान हो रहा है। उनको किस वजूहात के तहत खिलाया जा रहा है? अगर तो बाबर आजम उनको अपने दोस्त के तौर पे खिला रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं टीम के साथ। इस एक वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि बहुत वीक है, इस वजह से हमें एक स्ट्रेच हमें अपनी बैटिंग लाइनअप करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम एक बॉलर शॉर्ट है। देखिए, ये बात T20 हो या वनडे हो, आजकल की फास्ट क्रिकेट में ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी एक बॉलर का दिन हमेशा एक मैच में खराब होता है। तमाम बॉलर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि उस दिन तमाम बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो अगर नहीं होगा किसी एक का अच्छा दिन, तो हमारे पास बैकअप क्या है? इफ्तिखार और साइम एक पार्ट टाइमर के तौर पे कर सकते हैं। और जब हमें नजर भी आ गया था कि आयरलैंड की टीम में कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं था, तो इफ्तिखार को किस बीच लेके आते? अगर बाबर उनको लेके आते तब भी तनकीद का निशाना होता उनको कि शादाब से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि शादाब एक प्रॉपर बॉलर थे। एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अगर हमारे व्यूअर्स को याद हो कि हमारे साथ एक सेम पैटर्न की चीज हुई जो इंडिया के साथ हमारे साथ वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसपे बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया गया था। देखिए, नवाज को आखिरी ओवर उस वक्त इसलिए दिया गया था क्योंकि सेम ऐसी सिचुएशन थी। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने रन्स करना शुरू कर दिए थे। हमारे तीनों प्राइम फास्ट बॉलर्स के 2-2 ओवर बचे थे और एक स्पिनर का ओवर था। इस मैच में भी यही सिचुएशन थी। 14वां ओवर शादाब ने किया है, 13वां ओवर या 14वां मेरे ख्याल से गालबन उन्होंने किया है, इमाद के एक ओवर के आगे पीछे, जिसमें उन्होंने 23 रन दिए हैं। वो मेक और ब्रेक ओवर था। अगर शादाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आखिरी ओवर कराया जाता और जैसे आखिरी ओवर में हमारे 9 या 10 रन थे और शादाब ने वो 24 रन नहीं दिए होते, तो हमारे पास आखिरी ओवर में एक अच्छा मार्जिन हो सकता था। लेकिन हमारे इस बात को रियलाइज नहीं किया जाता कि आखिरी ओवर देखें, आखिरी ओवर में आप मैच को बचा नहीं सकते अगर आप इतने रन दे चुके हैं। आपको 19th और 18th ओवर तक इतनी अच्छी बॉलिंग करनी होती है कि आखिरी ओवर चाहे कोई भी बॉलर करे, उसके पास इतने रन हों कि वो उनको बचा सके। अगर आप 6 से 8 रन छोड़ दें तो बहुत से बड़े बड़े बॉलर्स भी बाज औकात 6 से 8 रन नहीं बचा पाते। तो एक बॉलर जो कि वैसे ही अभी नया हो और उस पर प्रेशर हो और बाउंड्री बहुत छोटी हो, फिर आपकी फील्डिंग बहुत नाकिस हो, इतनी सारी चीजें चल रही हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाबर आजम शादाब से उस टाइम ओवर नहीं कराते, अपने फास्ट बॉलर से ओवर खत्म करवा देते, तो मेरे ख्याल से शायद लास्ट ओवर में ज्यादा रन होते हमारे पास। लेकिन तब भी तनकीद का निशान होना उनको पड़ता कि स्पिनर से आखिरी ओवर करा दिया। मेरे नजदीक अगर किसी को क्रिकेट की समझ हो, अगर वो दुनिया जहां में देखे, तो सबसे ज्यादा कैप्टन प्रेफर करते हैं, वनडे क्रिकेट हो तो वो प्रेफर करते हैं 48-49 उनके बेस्ट बॉलर्स करें, अगर खासतौर पे वो जब टोटल डिफेंड करें, क्योंकि आखिरी ओवर में तो आर या पार वाली बात होती है, डू और डाई है। कोई भी बॉलर रन लीक कर सकता है, एज लग जाता है एट टाइम्स, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें आखिरी ओवर में तो अगर 9 से 10 रन बचे हैं तो किसी से भी रन लीक हो सकते हैं। हाँ, ये हो कि अगर बहुत अच्छा मार्जिन हो, उस पे अगर एक कोई पार्ट टाइमर या बॉलर ऐसा हो जो कि सुटेबल ना हो लास्ट ओवर के लिए, वो रन लीक कर दे तो बात समझ आती है। और अगर एक मेन बॉलर रिलीज कर देगा इतने सारे रन, तो भी बात ये आती है समझ के यार उसने बहुत नाकिस बॉलिंग की है। तो हमें समझने की जरूरत है, टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ में इतना दम नहीं है। हमने अफगानिस्तान से 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी यूएई में और हम 2-1 से हार गए थे। हमने पूरी बेंच स्ट्रेंथ उस पर आजमाई थी। नसीम शाह भी उसमें शामिल थे, शादाब भी थे, इमाद भी थे। ये लोग हमारी फर्स्ट लाइन में आते हैं। इनके होते हुए साइम भी थे उस वक्त, इनके होते हुए पाकिस्तान वो सीरीज हार गया था। बाबर रिजवान अगर रूट कॉस्ट थे तो बाबर आजम और रिजवान उस सीरीज में भी नहीं थे। तो हमें इस चीज से शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर आप कल भी फखर जमान की इनिंग भी देखें तो उन्होंने 17-18 बॉल्स खेल के 20 रन बनाए। क्या इससे प्रेशर नहीं आया होगा हमारी टीम के ऊपर? वही बात जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि कोई एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं कर रहा है बैटिंग में। जब भी हम विकेट पे होते हैं, फखर जमान ने बहुत स्लो खेला। फखर जमान जो कि एक हार्ड हिटर है, उनका अपना T20 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 130 है। तो बाबर रिजवान को एक एजेंडा के तहत जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम है तो हम देख चुके हैं अफगानिस्तान सीरीज में भी माजी में कि वो प्रॉब्लम थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ। देखिए, हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता इस लिहाज से, क्योंकि वो गेम का हिस्सा होता है।
आप फाइट कितनी कर रहे हैं और किस स्ट्रेटेजी के तहत खेल रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि हमारी टीम में खिलाड़ी रेपुटेशन के ऊपर खेले जा रहे हैं। मैं एक चीज के हमेशा से खिलाफ रहा हूं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वो खिलाड़ी या वो कोचेस, खासतौर पर सॉरी, कि जो कोचेस किसी फ्रेंचाइज के हैं उनको कौमी टीम का हिस्सा बनाते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं वो जैसे अपनी फ्रेंचाइज की टीम को चला रहे हों वो उसको वैसे ही चलाएं। अब अगर अजहर महमूद इस सेटअप का हिस्सा है, आजम खान हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे। उनके पीएसएल में भी अगर आप रन देखें तो 12 मैच में 250 रन, तो 12 मैच में 250 रन कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। वो अपने आप को हार्ड हिटर कहते हैं। इमाद वसीम खेल रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं। नसीम खेल रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। शादाब खेल रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन आजम खान को हम क्यों कैरी कर रहे हैं? हम उनको कैरी कर रहे हैं। हमारे पास उस्मान भी मौजूद है, रिजवान विकेट कीपिंग कर सकते हैं। आजम को बिठा के हम किसी क्विक फील्डर को रख सकते हैं टीम में। बहुत सारी हम चेंजेस कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर रहे हैं। अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन हो कि हमारी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रेच हो सके। हम अबरार को लेकर आ जाएं टीम में अगर शादाब की जगह, और इसके अलावा अगर हम एक अबरार हमें प्रॉपर स्पिनर मिल जाएंगे क्योंकि शादाब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये 5 बॉलर हों, पीछे से इफ्तिखार उनको सपोर्ट कर सकें। आजम की जगह अगर हम इरफान न्याजी को ले आए या सलमान आगा को ले आए तो हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम कैसे इस टीम को बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है। वर्ल्ड कप सर पे है। ऑल दो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है, हम ऑन द डे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वैसे भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, हम खुद ही हार जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब जो सेकंड मैच है उसमें पाकिस्तान बेहतर खेले और ये गलतियां ना दोहराएं और इंशाअल्लाह ताला दूसरा और तीसरी T20 जीतें और सीरीज जीतें। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में नए मौजू के साथ और नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।